अस्सलाम वालेकुम। मेरी नंद हफ्ते में एक बार मेरे कपड़े पहनकर मेरे शोहर के साथ सो जाती। जब मैं इसे मना करती तो वो कहती कि हम बहन भाइयों का प्यार ऐसा ही है। शादी से पहले भी मैं अपने भाई के साथ ही सोती थी। नंद की बात ने मुझे परेशान करके रख दिया था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि जवान बहन भाई एक दूसरे के साथ सो जाएं और फिर तौबा इस्तगफार मियाँ बीवी वाला खेल भी खेलें। एक रात मैं कमरे में छुप गई और देखना चाहती थी कि ये सब क्या होता है। मेरी नंद मेरे कपड़े पहने जब बेड पर लेटी तो मेरी नज़र जब नंद के नीचे पड़ी तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मैं तो अब भी अपनी इतनी जल्दी शादी करवाने की वजह से अपने वालिदैन से ज़रा खफा थी, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मेरी शादी सर्दियों के मौसम में हो और अपनी ख्वाहिश का जिक्र मैंने इस दिन अपनी वालदा से भी किया जब मैं शादी के बाद पहली बार अपने मेके गई। आज मेरा मेका मेरे लिए थोड़ा अजनबी सा मालूम हुआ था। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, मेरे फ़र्ज़ को अदा करने में जल्दी क्यों कर दी आप लोगों ने? जब से मैं आई थी अम्मी मेरे सदके वारी जा रही थीं, लेकिन मेरे इस सवाल पर इनके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे और कुदरे वक्फे से वो कहने लगी कि बेटियां अपने घरों में आबाद ही अच्छी लगती हैं। इसके बाद उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कुछ और भी कहा, लेकिन मैं इनकी बात सुन ना सकी। ये पहली बार था जब मैं अपने घर में बतौर मेहमान आई थी। मैं जब से आई थी अम्मी हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को ले आती और मेरे आने का सुनकर बाबा ने भी काम से एक दिन की छुट्टी ले ली थी। इस दिन हम तीनों ने बचपन की यादें ताज़ा की और अलमारी से पुराना एल्बम निकाल कर तस्वीर देखने लगे। यूँ तो मैं कल ही रुखसत हुई थी, लेकिन एक दिन बाद अपने वालिदैन से मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनसे कई साल बाद मिली हूँ। एल्बम देखते देखते मैं एक तस्वीर पर रुक गई और मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ये घुंघराले बालों वाले मामू है ना, उन्होंने कभी हमसे रब्ता क्यों नहीं किया? अम्मी ने जवाब देने की बजाय चाय ठंडी होने का कहकर मेरे हाथों में चाय की प्याली थमा दी। ये सवाल तो मैंने अपनी उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में अम्मी से पूछा था, मगर इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला था। अपने मामू को मैंने बस तस्वीरों में ही देखा था। इस दिन मैं रात के खाने के बाद अपने ससुराल वापस आ गई और अगले दिन बखैर आफियत हमारे वलीमे की तकरीब भी अपने एहतमाम को पहुंची थी। मेरी शादी होने हुए कुछ दिन ही गुजरे थे और मैं यहाँ अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। मेरे ससुराल में मेरे मियाँ और मेरी सास रहती थी, जबकि मेरी दो नंदें शादीशुदा थीं जिनका आना जाना लगा रहता था। माँ बेटियाँ सब जब सर जोड़कर बैठती तो महफिल तौल पकड़ी जाती, जबकि मैं इस दौरान अपने कमरे में बैठी रहती या घर की बहू होने के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए इनकी और इनके बच्चों की खातिर तवाज़ो करती। शुरू में तो मुझे इनके बच्चों का बर्ताव बहुत बुरा लगता, क्योंकि वो चलते फिरते गंद मचाते। यहाँ मैं सफाई करती, वहाँ वो दोबारा घर गंदा कर देते। यहाँ तक कि वो मेरे जहेज़ के कांच के बर्तनों को मेरे सामने जानबूझकर नीचे फेंक कर तोड़ देते, मगर मैं बस अपना सा मुंह लेकर इन्हें देखती रह जाती। एक वजह तो ये भी थी कि मेरी नंदें ही जब अपने बच्चों को कुछ ना कहती तो मैं इन्हें क्या कह सकती थी। ऊपर से वो बच्चे मेरे शोहर और सास के भी डांटले थे। मेरी बड़ी नंद की एक बेटी 10 साल की थी और दूसरी नंद की 2 8 साला जुड़वा बेटा बेटी थे। मेरी सास मेरे रवैये से बहुत खुश थी और इनका मेरे साथ रवैया बहुत अच्छा था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सुबह उठकर मियाँ जी के लिए नाश्ता, सास के लिए फीकी चाय और रात के खाने का बचा हुआ सालन गर्म करती, फिर घर की ज़रा साफ़ सफाई करती। इसके बाद मेरा सारा दिन यूं ही गुजरता। एक शाम मेरी सास ने मेरे कमरे में आकर मुझे एक गिलास दूध का पकड़ाया और कहा, ये दवा लो, ये ताकत की गोलियां हैं, इससे तुम्हारे बच्चे सेहतमंद पैदा होंगे और मेरा पोता कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे शफ़क़त से वो दवा दी और ज़ेरे लब मुस्कराई। मैं मुरव्वत में इससे दवा लेकर फ़ौरन इनके हुक्म की तहमील की और वो मुझे दवा देते हुए चली गईं और मैं कानों में हैंड फ्री लगाकर रेडियो में अपने पसंदीदा होस्ट का प्रोग्राम सुनने लगी। अभी शाम भी नहीं हुई थी कि मेरे मियाँ
शाम ढले घर आ जाते थे। अभी मेरे मियाँ के घर आने में कुछ वक्त बाकी था, लेकिन मुझे बहुत थकन हो रही थी और मेरा सर भारी हो रहा था। वहीं सोफे पर नीम दराज में कब सो गई मुझे पता ही ना चला। जब मेरी आंख खुली तो कमरा भरा पड़ा था। मैं उठी तो मेरा सर मुझे बोझल महसूस हुआ। मेरे जिस्म में और ख़ास तौर पर सर में दर्द की ठेस उठ रही थी। ज़हन पर ज़ोर देकर मैंने सोचने की कोशिश की, मगर कोई भी आखिरी ख्याल मेरे हाथ ना आ रहा था। मैं कमज़ोर इसबाब के साथ बादल नखास्ता उठी और फ्रेश होने चली गई। मैंने जब कमरे से बाहर कदम रखा तो सास काम करके अपने कमरे में गई थी और फिर शायद मेरी आंख लग गई। इस वक्त मेरी नंदें नहीं आई थी तो उन्हें लगा होगा कि मैं उठी ही अब हूँ। मैंने मुड़कर सामने लगी घड़ी पर वक्त देखा तो दिन के 12:30 बजे थे। अब मुझे कमरे के बिखरे हुए होने की वजह से समझ आई, गोया मैं कल शाम में सोई थी और अगली सुबह 12:30 बजे उठी हूँ। यानी इस दौरान मेरे शौहर घर आकर दोबारा ऑफिस जा चुके हैं। लेकिन अचानक से मुझे इतनी नींद कैसे आ गई? किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं आज तक बीमारी में भी 10 घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं सोई थी। मैं कुछ कहे बगैर बावर्ची खाने में चली गई और खाने के एहतमाम करने लगी। बाहर मेरी सास और नंदे मुझे सुनाने को ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करने लगी। ये इसकी तरबियत है, नवाबजादी समझ रखा है जो सूरज चढ़ते उठती है। छोटी नंद ने कदर सख्ती से कहा, पिछले 8 सालों से मेरा बेटा भी काम पर देर से नहीं गया, लेकिन आज देख लो ज़रा, कमाल इसके हाथ में गई तो आवे का आवा ही बिगड़ा है। ये मेरी सास की आवाज़ थी। मुझे अपने इतना सोने पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा सर अभी तक बोझल क्यों हो रहा है। मेरी दोनों नंदों ने सास की बात पर खूब हाय हाय की। मेरी आंखों से आंसू झलक गए। मेरे मन में खौफ ख्याल आ रहे थे। मेरे मन में आया कि ज़ोर से चलाकर कहूँ, तुम दोनों भी तो हड हराम हो। सारा दिन माँ के घर पड़ी रहती हो और कामकाज कौन करता है? मगर फिर माँ बाप की इज़्ज़त ने मेरे मुंह पर ताला लगा दिया और वो आखिरी मंजर जब मैं परसों इनके चेहरे पर खुशी देखकर आई थी आंखों के सामने आ गया। खाना तैयार होने के बाद मैंने मेज़ पर लगाया और सब खाना खाने लगे। फिर मैं अपने कमरे के अंदर आ गई और अब मैं कमरा समेटने लगी। जब सारे काम निपटा कर मैं सोफे पर जाकर बैठी तो मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास ले आई और मुझे दवा खिला दी। मैंने कोई मज़ामत किए बगैर वो खा ली। इस वक्त मुझे वाकई ताकत की दवा की ज़रूरत थी। मेरा सर दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था और फिर रेडियो सुनते सुनते मैं कब सो गई मुझे इसका इल्म ना हुआ। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी आंख थोड़ी सी खुली और फिर बंद हो गई। मैंने ज़रा सी खुलती आंखों से देखा तो मेरे शौहर संगार मेज़ के सामने बाल बना रहे थे। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नींद बिदारी में फिर मेरी आंखें खुली तो अब कमरे की बत्ती जल रही थी। मैंने घड़ी को देखा तो 12 का वक्त बता रही थी। मुझ पर गर्म पानी उलट गया। फ़ौरन से मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर आकर देखा तो फिर से महफिल जमी हुई थी। नंदों ने फिर मुझ पर ताना तंज किया। दबे लफ्ज़ों में मुझे बेसलीका औरत कहकर खाना बनाने में भेज दिया। बावर्ची खाने में भी बहुत देर तक बेआवाज़ रोती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था अचानक मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अम्मी, मुझे तो तुम्हारे ऊपर तरस आता है, ये क्या किस्मत पाई? छोटी नंद ने मुझे सुनाने को बुलंद आवाज़ में कहा। बस क्या करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। जो मालिक की तकदीर में लिखा है इसको कौन टाल सकता है। मेरी नंद और सास की ये बातें मेरे दिल पर छुरी की तरह चल रही थी। मेरा सर बदस्तूर भारी था और इस कैफियत में मेरे लिए ज़्यादा देर खड़े रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैंने बामुश्किल खाना बनाया, इनको खाना मेज़ पर रख कर दिया और कमरा समेटने चली गई। अभी मेरी शादी को 2 हफ्ते भी मुकम्मल नहीं हुए थे।
मुझे मेरे असबाब भारी होते महसूस हो रहे थे। कुछ देर बाद नंदें अपने अपने घर को चली गईं और सास मेरे पास आई। सबीन, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? मेरी सास ने शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा। इनका ये अंदाज कुछ देर पहले वाले रवैये से मुख्तलिफ था। कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है। मैं ये कहकर बात को टाल गई। देखो, नया घर है, जिम्मेदारी है, नई नई शादी हुई है, इस तरह की थकन का होना आम सी बात है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। सास ने मुझे से रुखसत ली और आज मैं शाम तक कामों में मसरूफ़ रही। काम करते करते मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने सोच लिया आज मैं इस पर अमल करूँगी। जब मैं कामों से फ़ारग होकर सोफ़े पर बैठी तो मेरी सास मेरे लिए दूध और दवा फिर से ले आई। आज मैंने दवा लेकर खाने की अदाकारी की, लेकिन सच में दवा खाए बगैर ही दूध का गिलास ख़त्म कर लिया। मेरा सर अब भी भारी हो रहा था, लेकिन मेरी हालत पिछले 2 दिनों की नस्बत कदरे बेहतर थी। मेरे शौहर घर आए तो वो कुछ खच्चे खच्चे से थे। मैंने इन्हें मुखातब करने की कोशिश की, लेकिन इनका मूड सुबह ऑफिस जाते वक्त तक ख़राब ही रहा। मुझे अपनी इस कदर नींद की वजह तो मिल गई, लेकिन मुझे समझ ना आया मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर मैं इनसे पूछती तो वो साफ मुकर जाती और मेरे शौहर को भी मेरे खिलाफ कर देती। मैंने सोच लिया कि जब तक मुझे वजह पता नहीं चल जाती मैं वही नाटक रोज़ करूँगी जो मैंने कल किया था। आज मेरी सास मुझसे ज़रा दूर दूर रही थी। शायद इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो दवा खाने के बावजूद भी मैं सोई क्यों नहीं। ये नाटक मैंने 3 दिन मुसलसल करती रही, लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही थी। जब मेरे शौहर घर आते तो इनकी बहनें इन्हें घीर कर ना जाने क्या बातें करती। इनका रवैया अब तक मुझसे खींचा खींचा ही था। आज मेरी नंदें हमारे घर नहीं आई थीं, हालांकि मेरी सास ने आज इनके लिए खुद खाने का एहतमाम किया था। मुझे उन्होंने बावर्ची खाने में कदम तक नहीं रखने दिया। जब इनकी बेटियां 3 बजे घर आईं तो दोपहर का खाना मैं और मेरी सास ने एक साथ खाया। खाना खाते हुए मेरी सास ने मुझे बताया कि इनकी एक बहन थी जिसकी शादी के वक़्त मेरी सास अपने शौहर के साथ बाहर मुल्क में मुकीम थी। अपनी बहन का जिक्र करते हुए मेरी सास बहुत अफसरदा थी। वो बता रही थी जब वो अपने मुल्क वापस आई तो उन्हें पता चला कि उनकी बहन के शौहर ने शादी के महज 2 हफ्तों बाद ही इनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाकर आधी रात को तलाक देकर और बेआसरा घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सुनकर मुझे इस शख्स पर बहुत गुस्सा आया और उसकी बहन पर तरस भी आया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा सर दर्द अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था और वक्फे से कम ज़्यादा भी हो रहा था। इसलिए बढ़ते सर दर्द को नज़रअंदाज किए मैं अपने मोबाइल में रेडियो सुनती रही और धीरे धीरे गिरती गिरती सोफ़े पर ही सो गई। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था और मुझे कोई झंझोड़ रहा था। मेरा दिमाग लाशोर के सुकून की गहराइयों से शूर की दुनिया में आया। मेरा शौहर गुस्से की हालत में मुझे झंझोड़ रहा था। मेरी आंखें अब भी बार बार बंद हो रही थी। मेरी आंखें खोलने की कोशिश बार बार नाकाम हो रही थी, लेकिन मेरी आंखें इस वक्त खुल गईं जब मेरे शौहर ने मेरे गाल पर जनाटेदार थप्पड़ मारा। फिर ये सिलसिला एक थप्पड़ पर रुका नहीं, बल्कि दूसरा और फिर तीसरा थप्पड़ भी मेरे शौहर ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा। मैंने हवा से बहाल करने की कोशिश की, मगर मेरा सर अभी भी शदीद दर्द कर रहा था और मेरे जिस्म से अलग महसूस हो रहा था। दर्द से मेरे सर में टीस उठ रही थी। मेरे कानों में बेहंगम आवाज़ों का शोर था। मेरी सास, मेरी नंदें सब वहाँ जमा थीं। कॉलेज की लड़की ने नशे करती रही होगी कॉलेज में, मेरी सास ने मसनूई अफसोस से कहते बेटे की धारस बंधाई। नंदों ने भी भाई को गुस्सा दिलाया, ये देखो इसका मोबाइल घंटों तुम्हारे जाने के बाद कमरे में बंद किसी से बातें करती रहती है। मेरी बड़ी नंद ने यह कहकर मेरे शौहर को और तैश दिलाया, तुम्हारे ऑफिस से वापस आने से पहले ये अपना माशका लड़ाकर सो जाती है। छोटी नंद ने मज़ीद मेरे शौहर को भड़काया, तुम मेरे पीठ पीछे ये कारनामे करती रही हो और मैंने अपनी बहनों की बात पर यकीन नहीं किया। काश मैं इस दिन इनकी बात मान लेता जब तुम मेरे ऑफिस से वापस आने पर मुझे बेसाद सुध पड़ी मिली थी। मेरे शौहर ने मोबाइल की जानब देखे बगैर ही मुझे बातें सुनानी
کچھ الفاظ ادا کیے جو مجھے اس شور میں بھی واضح سنائی دیے۔ میرے شوہر نے ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں جو کب سے کچھ سمجھ اور اپنی نندوں کے الزام سننے کے بعد کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، یہ سنتے ہی میرے اندر موجود قوت بھی جواب دے گئی۔ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا اور سردی کی اندھیری رات میں مجھے گھر سے باہر دھکیل دیا۔ میں اب بھی سب کچھ سمجھ نہ سکی، میرا ذہن معاف ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی حسد میرے اندر کہیں مر گئی تھی۔ میری شادی کے فقط 2 ہفتوں کے اندر ہی مجھے میرے شوہر نے تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ گھر سے باہر اب میری عزت محفوظ نہ تھی، لیکن میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور میں وہیں دہلیز پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میرے کانوں میں جو آواز آئی وہ اذان فجر تھی۔ ابھی میں ہوش میں آئی ہی تھی کہ مجھے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ میری ساس نے باہر آ کر مجھے ٹھوکر ماری اور کہا، آج تیرے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس کی بات کا پس منظر کیا ہے۔ میری ساس مجھے باتیں سنا کر دوبارہ گھر میں چلی گئی۔ اس وقت میرے تن کو ڈھانپنے کے لیے میرے پاس ایک چادر تک نہ تھی اور مجھے بے حد ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی حالت زار کے بارے میں سوچتے ہوئے کراہتے ہوئے اپنے میکے کی راہ لی۔ میں گھر پہنچی تو دروازے پر مردہ سی دستک دی۔ میں اپنے سسرال سے یہاں تک دعا مانگتی ہوئی آ رہی تھی، میری جان اللہ اپنے قبضے میں لے لے اور میرے والدین کو اس دکھ سے بچا لے، اس امید کے تحت کہ میری دعا یہ اب قبول ہو جائے گی۔ میں نے اپنے میکے کا دروازہ بہت آہستہ سے بجایا تھا، مگر میرے والد دروازے کی جانب چلتے آئے اور میری دعا قبول نہ ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے کٹک دار آواز سن کر میرے رونے لگی۔ انہوں نے میرے رونے کی آواز سن کر فوراً دروازہ کھولا۔ میری حالت زار دیکھ کر میرے والد کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، لیکن وہ امی کی طرح بکھرے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے اسباب پر قابو پا لیا اور ہمت سے کام لیتے ہوئے ہمیں سنبھال لیا تھا۔ بابا مجھے قریبی ہسپتال لے گئے۔ یہاں میری حالت دیکھ کر ڈاکٹر کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کی تجویز کی۔ میری ٹیسٹ ہونے رپورٹ سے معلوم ہوا مجھے نشہ آور گولیاں دی گئی تھیں، یعنی میرا شک صحیح تھا۔ وہ گولیاں میری ساس مجھے جان بوجھ کر دیتی تھیں، لیکن کیوں؟ یہ بات میں سمجھ نہ سکی۔ مجھے یاد آیا کہ اس دن دوپہر کے وقت میرے ساس نے مجھے کھانے میں وہ دوا ملا کر دی تھی، اس لیے میں اس دن بھی بے ہوشی کی نیند سو گئی تھی، یعنی وہ سب بھی میرے خلاف ایک سازش تھی۔ بابا نے پولیس کمپلین کی اور میری رپورٹ بنیاد پر میری ساس پر کیس کیا۔ یہ بات جب میرے شوہر کو عدالت کے ذریعے پتہ چلی تو وہ اپنی بہنوں اور ماں سے لاتعلق سا رہنے لگا۔ میری طلاق کے 1.5 ماہ بعد میری دونوں نندوں کی طلاق ہو گئی، جس کا سبب وہ پولیس کیس بنا جو ان دونوں اور میری ساس کے خلاف چل رہا تھا۔ ایک تو وہ دونوں ویسے ہی اپنے سسرال سے زیادہ اپنے میکے میں رہتی تھیں اور سونے پر سہاگا اس کے سسرال والوں کو بھی ان کی اس سازش کا علم ہو گیا تھا۔ ان کی کام چوری اور سازشی طبیعت کی وجہ سے ان دونوں کو بھی طلاق ہو گئی تھی۔ اس غم اور ندامت کے پیش نظر میری ساس کو مختلف ذہنی و قلبی امراض سے جکڑ لیا تھا۔ دن بہ دن ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کا بیٹا جو کبھی ان پر جان چھڑکتا تھا اب ان سے ان کا حال تک نہ پوچھتا تھا۔ میری ساس نے بہت کرب و اذیت میں وہ وقت گزارا اور 1 ماہ کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو نہ جانے کون سی سچائی بتائی۔ وہ جو پہلے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ایک گھر میں لاتعلق سا رہتا تھا اب اپنی بہنوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مرتے ہوئے میری ساس نے اپنے بیٹے کو یہ بھی بتایا کہ میری نندوں نے میرے کردار پر بلا وجہ کیچڑ اچھالا تھا اور میں کسی سے رابطے میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بہنوں سے رابطہ ختم کر دیا اور ماں کی موت کے غم میں وہ 1 ماہ آفس نہیں گیا، جس کے نتیجے میں اس کی نوکری بھی چلی گئی اور وہ خود بھی در در کی ٹھوکر میں کھانے لگا۔ میری زندگی پھر سے رواں ہو گئی۔ میں نے صبر کیا اور اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔